मुश्किलों से कह दो उलझा ना करे हमसे, मुश्किलों से कह दो उलझा ना करे हमसे, हमें हर हाल में जीना आता है। नमस्कार साथियों, मैं अजीत कुमार आपके यूट्यूब चैनल कंपटीशन कम्युनिटी पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग अपने ग्रामर का एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, कंजंक्शन। एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, कंजंक्शन। कंजंक्शन आपके एग्ज़ाम में कहाँ-कहाँ देखने को मिलता है, आइए सबसे पहले ये हम आपको बताते चलें। कंजंक्शन आप देखेंगे आपके फिल इन द ब्लैंक्स में आपको देखने को मिलता है, कॉमन एरर के सेक्शन में मिलता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के सेक्शन में मिलता है और क्लोज टेस्ट में भी मिलता है। अर्थात कंजंक्शन टॉपिक की हम बात करें तो कंजंक्शन टॉपिक कई जगहों पे आपकी मदद करता हुआ नजर आता है और सबसे अच्छी बात ये कि इस टॉपिक का बेनिफिट आपको रीअरेंजमेंट के सेक्शन में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। कहाँ पे? रीअरेंजमेंट में इसका यूज़ आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है और रीअरेंजमेंट के आप यकीन माने या ना माने, आगे जब हम आपको रीअरेंजमेंट पढ़ाएँगे, तब आपको ये रियलाइज़ होगा कि रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कंजंक्शन कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और कंजंक्शन का यूज़ करते हुए ऐसे बहुत सारे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन को आप देखते के साथ सेलेक्ट कर सकते हैं, देखते के साथ आप उसका करेक्ट आंसर कर सकते हैं कि हमारा आंसर ये वाला होगा। यानी कि विदिन सेकंड्स यदि आप चाहते हैं कि आपका रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन बने, पीक्यूआरएस का क्वेश्चन बने, ठीक है? तो आपको वहाँ पे कंजंक्शन का प्रयोग ठीक तरीके से आना चाहिए। तो आइए आज हम लोग अपना कंजंक्शन का पहला क्लास यहाँ पे शुरू करते हैं और यहाँ से हम आगे लेकर चलते हैं आपको। आज देखिए हम लोग जो पढ़ना शुरू करेंगे, तो अभी हम लोग जिन क्वेश्चंस को बनाना शुरू करेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे इनके ऊपर आधारित। लेकिन इनके ऊपर आधारित प्रश्नों को बनाने से पहले आइए हम थोड़ा-सा और आपको कुछ चीज़ें बताते चलें। कंजंक्शन करता क्या है? देखिए, कंजंक्शन जोड़ने का काम करता है और इंग्लिश ग्रामर में ऐसे 2 टॉपिक्स हैं, ऐसे 2 चैप्टर हैं जो जोड़ने का काम करते हैं। कौन-कौन से हैं भई? तो पहला आपको नज़र आता है कंजंक्शन, कौन-सा? कंजंक्शन। दूसरा कौन-सा है? तो दूसरा है आपका प्रीपोज़िशन। दूसरा कौन-सा है? दूसरा होता है आपका प्रीपोज़िशन। क्या होता है? तो दूसरा होता है प्रीपोज़िशन। अब दोनों में फिर फ़र्क क्या है भाई? ये भी हम सबको पता होना चाहिए। जब दोनों जोड़ने का काम करता है तो दोनों में डिफ़रेंस क्या है सर? ये ज़रा आप हमें बता दीजिए। आइए ये भी हम आपको बताते चलें। देखिए, कंजंक्शन क्या करता है? 2 सेंटेंस हो, क्या हो? 2 सेंटेंस हो या क्लॉज़ हो, 2 सेंटेंस हो या क्लॉज़ हो, 2 सेंटेंस हो या क्लॉज़ हो। हालाँकि ये जोड़ता हुआ दिखाई आपको वर्ड्स को भी पड़ता है, बट ये बेसिकली वर्ड्स पे काम नहीं करता है, ये बेसिकली वर्ड्स पे काम नहीं करता है। कंजंक्शन वर्ड्स को जोड़ने का काम नहीं करता है। इस बात को आप ठीक तरीके से समझने का प्रयास करें। हालाँकि आप कोई भी इंग्लिश ग्रामर का बुक उठाकर देखेंगे, तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इट कनेक्ट्स, इट जॉइन्स टू सेंटेंसेस, टू क्लॉज़ेस, टू वर्ड्स। ठीक है? अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है ये भी हम आपको बताएँगे, कैसे ये शब्दों को जोड़ता हुआ महसूस होता है, बट कंजंक्शन रियली वर्ड्स को जोड़ता नहीं है। ये भी हम आपको एग्ज़ाम्पल के माध्यम से समझाएँगे। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे आपको क्या-क्या समझना है। तो इन तीनों को जोड़ने का काम और मूल रूप से इन दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? इन दोनों को जोड़ने का काम करता है कंजंक्शन। कौन करता है? कंजंक्शन करता है। ठीक है? बात समझ में आ रही है? तो फिर वर्ड्स को कौन जोड़ता है? प्रीपोज़िशन क्या काम करता है? प्रीपोज़िशन वर्ड्स को कनेक्ट करने का काम करता है। किसको? ये जो हमारा प्रीपोज़िशन है, ये वर्ड्स को कनेक्ट करने का काम करता है। किसको? वर्ड्स को जोड़ने का काम करता है प्रीपोज़िशन। बात समझ में आ गई? ठीक है? कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो प्रीपोज़िशन भी होते हैं, कंजंक्शन भी होते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो प्रीपोज़िशन भी होते हैं, कंजंक्शन भी होते हैं। लेकिन दोनों के रूप में उनके प्रयोग में बहुत अंतर होता है। ठीक है? बात समझ में आ रही है? जैसे अभी आप सामने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये जो बट है, ये प्रीपोज़िशन का काम भी करता है, कंजंक्शन का काम भी करता है। ये सारी बातें हम आपको बताएँगे। आप कैसे पहचानेंगे कि कब ये प्रीपोज़िशन का काम करता है, कब ये कंजंक्शन का काम करता है, इन सभी चीज़ों पे डिटेल में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। आज के इसी वीडियो में इन सभी तथ्यों पे हम आपके साथ चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों? चलिए, अब हम लोगों को सबसे पहले ये डेफ़िनिशन क्लियर करने की ज़रूरत है कि वर्ड को जोड़ने का काम यदि प्रीपोज़िशन करता है, तो हम कैसे समझें कि वर्ड को जोड़ने का काम कंजंक्शन नहीं करता है। ठीक है? ये एक गंभीर मुद्दा है, ये एक बहस का मुद्दा है।
आइए इसको हम लोग यहाँ से सीखना शुरू करते हैं और सबसे पहले यहीं से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, इनको सीखने के पहले हम आपको थोड़ा-सा ये भी बताते चलें कि सेंटेंस क्या होता है, क्लॉज़ क्या होता है, वर्ड क्या होता है। हम लोगों ने बचपन से जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स इज़ कॉल्ड उसको क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं वर्ड, ऐसा हम सब लोग जानते हैं, ठीक है? बट इंग्लिश ग्रामर में ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इंग्लिश ग्रामर हिंदी ग्रामर से बिल्कुल अलग है। अब दोनों में कई जगहों पे समानता है, तो जहाँ पे समानता है वहाँ पे हिंदी ग्रामर की मदद लेकर आपको इंग्लिश ग्रामर समझाया जाता है, ठीक है? अब देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है और कैसे ये अलग हो जाता है। इंग्लिश ग्रामर कहता है कि अक्षरों का ऐसा समूह ग्रुप ऑफ लेटर्स हैविंग अ कंप्लीट मीनिंग। अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कुछ निश्चित अर्थ हो, विशेष अर्थ हो, कुछ मीनिंग निकले, उसी को कहेंगे हम लोग वर्ड, अदरवाइज़ उसको वर्ड हम लोग नहीं कहेंगे। जैसे आप हिंदी पढ़ते थे, तो हिंदी में याद कीजिए आपने पढ़ा था ची ची, ऐसे पढ़े थे? टें टें, आप ध्यान दीजिए, आपने ऐसे शब्द पढ़े थे, ठीक है? में इस प्रकार के शब्द आप पढ़े थे, ठीक है? अब ज़रा देखिए हिंदी ग्रामर में इसी को कहा गया निरर्थक शब्द कहा गया कि नहीं? मतलब हिंदी ग्रामर में इसको शब्द का दर्जा प्राप्त है। लेकिन इंग्लिश में ज़रा ध्यान दीजिए, आप 1 बार ए लिखते हैं, 2 बार बी लिखते हैं, 3 बार सी लिखते हैं, ठीक है? अब देखिए ये ग्रुप ऑफ लेटर्स तो हो गया, बट क्या इसका कोई मीनिंग है? नहीं है। इंग्लिश ग्रामर में इसको वर्ड का दर्जा प्राप्त ही नहीं है। बात समझ में आई? हाँ या ना? ठीक है दोस्तों, तो ये डिफरेंस था हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर में वर्ड के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब इसके आगे की चीज़ों को आइए और हम आपको विस्तार से बताना शुरू करते हैं। अब इसके आगे हम आपको बताएँ कि सबसे पहले अब आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस क्या होता है, क्लॉज़ क्या होता है। सेंटेंस क्या होता है भाई? तो सेंटेंस का जो डेफिनिशन है हिंदी ग्रामर में, उसके अकॉर्डिंग शब्दों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं, ठीक है? लेकिन इंग्लिश ग्रामर में ऐसा नहीं है। इंग्लिश ग्रामर कहता है कि शब्दों का समूह हो, लेकिन उसका कुछ निश्चित या विशेष अर्थ निकले, उसी को हम लोग कहेंगे सेंटेंस। ग्रुप ऑफ लेटर्स हैविंग कंप्लीट मीनिंग, अक्षरों का ऐसा समूह, जो पूर्ण अर्थ स्पष्ट करे, उसी को कहेंगे सेंटेंस। क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। जैसे आइए इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। सेंटेंस का एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल है ही प्लेज क्रिकेट, ठीक है? ही प्लेज क्रिकेट। अब देखिए ये ग्रुप ऑफ लेटर्स तो है, लेकिन इसका कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है या नहीं निकल रहा है? चूंकि इन शब्दों के समूह का एक कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है, पूर्ण अर्थ हमें प्राप्त हो रहा है, इसलिए इसी को हम लोग क्या कहेंगे? इसी को हम लोग कहेंगे सेंटेंस। क्या कहेंगे? इसी को हम लोग कहेंगे सेंटेंस। दोस्तों इन सभी चीज़ों को आप ठीक तरीके से समझते चलिएगा, क्योंकि इंग्लिश में यहाँ से आपका कन्फ्यूजन शुरू होता है। हम में से बहुत सारे बच्चों को ये पता ही नहीं है कि सेंटेंस क्या होता है, क्लॉज़ क्या होता है, ठीक है? तो यहाँ पे हम में से बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। और यदि आपको ये किताबी भाषा या किताबी ज्ञान समझ में नहीं आता है, तो जैसा कि आप हमसे पहले से परिचित हैं, हम आपको दूसरे स्टाइल में भी समझाने का प्रयास करते हैं। और यदि बुकिश चीज़ें आपको समझ में नहीं आती है, तो दूसरे तरीके का यूज़ कीजिए। एकदम तुरंत सारी की सारी बातें आपके दिमाग में सेट हो जाएँगी, ठीक है? तो इसका टेंशन आपको 1% भी लेने की ज़रूरत नहीं है कि क्या कंजक्शन आपको समझ में आएगा या नहीं आएगा। इंग्लिश आपको समझ में आएगा अथवा नहीं आएगा, इसका 1% भी टेंशन नहीं लेना है। सारे के सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, सभी चीज़ें आपसे ही बनेंगी और हम आप ही से बनवा लेंगे। आप इसको क्लास के बाद रियलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? या इसके पहले के आपने हमारे किसी भी क्लास को देखा हो, चाहे वो वोकैब का हो या वो ग्रामर का हो, तो आप समझ चुके होंगे कि हम किस तरीके से आपको पढ़ाते हैं, ठीक है? इसमें रट्टा मारने की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, अब सेंटेंस के बाद आते हैं क्लॉज़ की तरफ। क्लॉज़ क्या होता है भाई? तो इसके बारे में कहा गया कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग इनकम्प्लीट मीनिंग इज़ कॉल्ड क्लॉज़। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं क्लॉज़। फिर से हिंदी में समझिए। शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ स्पष्ट न करे, जो कंप्लीट मीनिंग नहीं दे, उसको हम लोग कहते हैं क्लॉज़। हिंदी में इसी को कहा जाता है उपवाक्य। क्या कहते हैं? हिंदी में इसी को हम लोग कहते हैं उपवाक्य। ठीक है दोस्तों? आइए थोड़ा समझ, जैसे खलनायक मूवी आपने देखा होगा, तो उसमें जो वकील साहब थे, वकील साहब का जो बेटा था, यानी वहाँ जो संजय दत्त रोल प्ले कर रहा था, ठीक है? वो बन जाता है खलनायक।
बात समझ में आई? यानी कि विलन। तो वकील का जो बेटा है, एडवोकेट का जो बेटा है, उसको कम से कम ऐसा नहीं बनना चाहिए था, लेकिन जस्ट अपोज़िट चीज़ें हो रही है। इस प्रकार के चीज़ों को बताने के लिए, इस प्रकार के सेंटेंसेस या क्लॉज़ेज़ को जोड़ने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? तो हम लोग यूज़ करते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का। अब ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये एक वर्ड का भी होता है और एक से ज़्यादा वर्ड का भी होता है। मतलब ये सिंगल भी होता है, जैसे ये देखिए बट, ठीक है? बट क्या करता है? अपोज़िट कॉन्ट्रास्ट वाले 2 शब्दों को जोड़ने का काम करता है, ठीक है? और ये पेयर में भी हो सकता है, जैसे एक और इसका एग्ज़ाम्पल ले लें हम लोग, तो इसका एग्ज़ाम्पल है दो ऑल्दो। क्या है? इसका एग्ज़ाम्पल होता है दो ऑल्दो, दो या ऑल्दो, ठीक है? दो या ऑल्दो, इसके साथ आगे हम लोग यूज़ करते हैं येट, ठीक है? दो येट ऑल्दो येट, बात समझ में आई? तो ये हो गया पेयर में, ठीक है? और ये जो बट है ये कैसा होता है? ये अलोन होता है, सिंगल होता है, ठीक है? तो एक शब्द का भी सबऑर्डिनेटिंग हो सकता है, एक से अधिक शब्द का भी सबऑर्डिनेटिंग हो सकता है, पेयर में भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है, ठीक है? आइए बात करते हैं कोऑर्डिनेटिंग। अब ये कोऑर्डिनेटिंग क्या काम करता है? ये 2 सेम मीनिंग वाले शब्दों को जोड़ने का काम करता है, सेम कॉन्ट्रास्ट वाले शब्दों को या सेम कॉन्ट्रास्ट वाले क्लॉज़ेज़ को या सेम कॉन्ट्रास्ट वाले सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है, या सेम पार्ट्स ऑफ ए स्पीच को जोड़ने का काम करता है। किसको? सेम, सेम पार्ट्स ऑफ ए स्पीच हो या कॉन्ट्रास्ट हो, सेम कॉन्ट्रास्ट और पार्ट्स ऑफ ए स्पीच, पार्ट्स ऑफ ए स्पीच को जोड़ने का ये काम करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब ये जो कोरिलेटिव है, लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि ये हमेशा और हमेशा रहता है सिंगल वर्ड का। कितने वर्ड का? ये हमेशा और हमेशा रहेगा सिंगल वर्ड का। अब ये देखिए कोरिलेटिव में ये क्या लगा हुआ है? रिलेटिव लगा हुआ है। तो आप यदि कभी भी अपने किसी रिलेटिव के साथ होंगे, तो क्या आप अलोन होंगे? नहीं होंगे। क्या आप सिंगल होंगे? नहीं है, ठीक है? अब सिंगल डबल का मीनिंग दूसरे अर्थ में मत ले लेना भाई, ठीक है? मतलब आप वहाँ पे अकेले नहीं हैं, आपके साथ आपका कोई एक और रिलेटिव है, संबंधी है, ठीक है? चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, ठीक है? तो अब ये क्या है कि जो कोरिलेटिव है, ये हमेशा और हमेशा पेयर में यूज़ होता है। कैसा? ये हमेशा पेयर में यूज़ किया जाता है। और कोरिलेटिव वही काम करता है जो कोऑर्डिनेटिंग काम करता है, अर्थात ये भी सेम कॉन्ट्रास्ट वाले 2 सेंटेंसेस या क्लॉजेस को जोड़ने का काम करता है, या 2 सेम पार्ट्स ऑफ ए स्पीच को जोड़ने का काम करता है। बात समझ में आ गई? बातें समझ में आई? थोड़ी बहुत बात आपको समझ में आई होगी। अब रिमेनिंग चीज़ें हम लोग जब आगे पढ़ते रहेंगे, तो वाले क्वेश्चन की तरफ देखिए। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? यहाँ देखिए एमंग, यहाँ देखिए हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है? तो यहाँ हम लोग को दिख रहा है कि ये देखिए एमंग, अब एमंग के साथ क्या लगा हुआ है? एमंग यू एंड मी। सेंटेंस को जरा पढ़ के ठीक से देखिए, हमने आपको क्या बताया था? बीच में यहाँ पे यदि आपको एंड लगा हुआ दिखाई पड़े और यहाँ पे बिटवीन आपको दिखाई न पड़े, तो